वह सुख लिखने लगी, सोचती रही, सोचती रही, सोचती रह गई। फिर दुख लिखने लगी, लिखती रही, लिखती रही, लिखती रह गई। चंद शब्दों में हजारों पन्नों के बराबर की बात कहने का सामर्थ्य इन पंक्तियों में। हमारे अपने शहर पिथौरागढ़ के शिक्षक व कवि श्री महेश पुनेठा जी की लिखी ऐसी कई चर्चित पंक्तियां लोगों के मन मस्तिष्क में छप चुकी हैं। इनकी एक कविता सड़क तुम अब पहुंची हो गाँव इस कदर लोकप्रिय हुई है कि शीर्ष चरित्र अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी ने भी इनके शब्दों को एक साक्षात्कार में चिन्हित किया है। मूल रूप से लंपाटा गांव के रहने वाले महेश पुनेठा जी 1993 से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रही है। वर्तमान में आप राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक पद पर कार्यरत है। महेश जी ने सिर्फ कविताएं लिखी नहीं बल्कि उन्हें खुद जिया भी है और पढ़ने लिखने की संस्कृति के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का एक अनूठा रास्ता भी तैयार किया है। जमीनी स्तर पर गंभीर काम करने वाले महेश जी एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने दीवार पत्रिका और शैक्षिक दखल पत्रिका जैसी कई रचनात्मक गतिविधियों से देश विदेश में हजारों लाखों शिक्षकों को प्रभावित किया है। आइडियल टॉक विद दीप्ति की आज की बातचीत में हम इन सभी पहलुओं पर उनसे जानकारी हासिल करेंगे। तो स्वागत करते हैं श्री महेश पुनेठा जी का। सर, आज के इस दौर में जब किताबें पढ़ने की रुचि लगभग इंसानों की खत्म होती जा रही है, ऐसे में आप पढ़ने की संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा हमें बताइए कि ये पढ़ने की संस्कृति क्या है, ये विचार कहाँ से आया? दरअसल पढ़ने की संस्कृति जो शब्द है ये काफ़ी इस्तेमाल होने वाला शब्द है और ये एक तरह से अध्ययन की प्रवृत्ति या पढ़ने की आदतों का ही एक तरह से विस्तार है। इसमें संस्कृति शब्द जोड़ने के पीछे एक हमारी खास सोच रही है कि संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। दरअसल जब हम संस्कृति कहते हैं तो इसका मतलब है वो एक तरह से हमारी आदतों में अपने आप शामिल है। जब हम पढ़ने की संस्कृति कहते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई पढ़ना कुछ इस तरह से हो जीवन में जैसे हमारी संस्कृति के अन्य पहलू हैं, जैसे अन्य आदतें हैं वो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आती हैं। जैसे दैनंदिन जो कार्य हैं वो कोई कहता नहीं है हमें, बल्कि हम उसको स्वतः स्फूर्त ढंग से करते हैं और यदि हम उसे नहीं करते हैं तो हमें एक तरह की बेचैनी भी होती है। तो हमें लगता है कि पढ़ने को भी कुछ इसी तरह से दैनिक जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। वो एक अतिरिक्त कार्य जैसा या कुछ विशेष कार्य जैसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि जो विकसित कंट्री हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि पढ़ना केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है या किसी एक लाभ विशेष के लिए नहीं, बल्कि वो उनके आदत में और बिना पढ़े उनको चैन नहीं आता है और उनको लगता है कि ये जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है और वो आदतों में शामिल हो जाती है। जैसे अब हम देखें कि हमारे समाज में धीरे धीरे अखबार ये स्थान ले रहा है। अखबार को देखिए, अब जब तक अखबार नहीं आता है और हम उसको देख नहीं लेते हैं तब तक चैन नहीं पड़ता है। तो हमें लगता है कि किताबें भी हमारे जीवन में कुछ इसी तरह की भूमिका में आए हैं और जिस दिन ये स्थिति पैदा हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे समाज की ओर हम बढ़ रहे होंगे और तब हमें बच्चों को बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि पढ़िए, या फिर पढ़ना केवल विद्यार्थी जीवन तक नहीं रहेगा बल्कि आजीवन आप किसी भी उम्र में हैं तो तब भी आप एक आदत के तहत पढ़ेंगे और आपको बिना पढ़े चैन नहीं आएगा जी। तो ये हम ऐसा एक वातावरण सृजित करने के लिए प्रयासरत हैं और हमें लगता है कि पढ़ने लिखने वाला समाज ही जो है विवेकशील समाज हो सकता है, आलोचनात्मक विवेक उसके अंदर हो सकता है और सही गलत का सही निर्णय पढ़ने लिखने के बाद ही आ सकता है, क्योंकि एक बड़ा उससे परिदृश्य खुलता है पढ़ने लिखने से और हम सही तरीके से उसका निर्णय कर पाते हैं। सर, हमें ये बताइए कि किसी व्यक्ति के जीवन में साहित्य का क्या स्थान है? देखिए, साहित्य एक तरह से संवेदना का विस्तार करता है। हर व्यक्ति के अंदर संवेग होते हैं, लेकिन यदि उन संवेगों को धार न दी जाए, जैसा हम कहते हैं कि भाई कोई भी औजार है उसमें सान लगाने की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह से संवेगों का भी मामला है, संवेदनाओं का भी मामला है। वो साहित्य उन संवेदनाओं का विस्तार करता है, एक
बड़ी दुनिया को हमारे सामने खोलता है, विभिन्न तरह की संवेगों से हमारा परिचय कराता है। और जब हम उससे गुजरते हैं और उसको आत्मसात करते हैं तो कहीं न कहीं वो हमारी संवेदनाओं को और अधिक गहरा करता है, व्यापक करता है और साथ ही हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाने का काम करता है, चिंतन को बढ़ाता है। और विशेष रूप से बच्चों के संदर्भ में तो मुझे ये बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है। यदि बच्चे साहित्य पढ़ते हैं तो वो मशीनी नहीं हो सकते हैं कभी भी। वो निश्चित रूप से गहरे रूप से अपने समाज से, उन लोगों से जुड़ पाएंगे जिनको उस संवेदना की आवश्यकता होती है। तो साहित्य एक तरह से बहुत ज़रूरी मुझे लगता है जीवन के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, उसमें एक सौंदर्य पैदा करने के लिए साहित्य की बड़ी भूमिका है। तो साहित्य पढ़ने से हम और ज़्यादा मानव हो जाते हैं, और ज़्यादा मानवीयता हमारे अंदर पैदा होती है। तो इस रूप में साहित्य बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। और आज के इस मशीनीकृत समय में तो और ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा मशीन की तरह, रोबोट की तरह काम करने लगा है। तो ऐसे में साहित्य, वो जो ह्यूमन फीलिंग्स है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको, और उसका पीछे कारण कहीं ना कहीं ये है, हम साहित्य से दूर हुए हैं। साहित्य अब हमारे जीवन में उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करता था। भले ही वो धार्मिक साहित्य ही था, लेकिन वो चीजें थी हमारे जीवन में। लेकिन अब हम प्रतियोगिता के युग में इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि अंकों की दौड़ में बच्चा जा रहा है और कैरियर के को ही लेकर उसकी पूरी चिंताएं हैं। वो एक अच्छे इंसान को बनाने का जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, और वो साहित्य ही कर सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, एकेडमिक तो किसी बच्चे के जीवन में इम्पोर्टेंस रखता ही है, साथ ही साथ किसी बच्चे को शेप करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है ये बताइए हमें। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। दरअसल देखिए, स्कूल अपने आप में एक अवधारणा है। स्कूल एक कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ पर जाकर हम कुछ किताबें पढ़ लेंगे और कुछ परीक्षाएं पास कर लेंगे। स्कूल एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और उसके लिए परिस्थितियाँ होती हैं। पूरी एक संस्कृति होती है स्कूल की, जो स्कूल में इंटर करने से लेकर वहाँ से एग्जिट करने तक पूरा बच्चा उस संस्कृति के प्रभाव में रहता है। और बहुत सारी चीज़ें स्कूलों में ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सिखाई भले नहीं जाती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बच्चा सीखता है। वो अपने दोस्तों के साथ सीखता है, वो अपने शिक्षकों के आचार व्यवहार से सीखता है, वो वहाँ के पूरे आबो हवा से सीखता है। तो इस रूप में केवल कक्षा की पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं है। यदि उसको एक आदर्श रूप में गढ़ना है हमें बच्चे में, या उसके हर पहलू का विकास करना है, तो मुझे लगता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो बहुत बार लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि उन गतिविधियों में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसे बच्चे, वो ज्ञानात्मक पक्ष भी जो है उनका ज़्यादा मजबूत होता है और उसके लिए वो ताजे होते हैं। एक ताजगी पैदा करता है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जो हैं। और यदि हम कुछ ऐसे स्कूल्स को देखें जो काफ़ी नामी गिरामी स्कूल हैं, चाहे वो शांति निकेतन रहा हो या कृष्णामूर्ति फाउंडेशन का आंध्र प्रदेश में एक विद्यालय है उसको लें, या और बहुत सारे कॉलेजेस को लें, तो वहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो एक्स्ट्रा जो वो गतिविधियाँ होती हैं वो ज़्यादा बच्चे के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, है ना। जो शांति निकेतन का पूरा परिवेश और वहाँ पर जो बच्चों को कला, साहित्य, संगीत और अन्य समाज को लेकर जो गतिविधियाँ करने का मौका मिलता है, तो वहाँ से निकला हुआ बच्चा एक अलग तरह का होता है। वो जीवन की पूरी एक तैयारी के साथ आ रहा होता है, क्योंकि शिक्षा दरअसल जीवन की तैयारी ही है। बिल्कुल। लेकिन आज हमने उसको केवल किताबी ज्ञान तक सीमित कर दिया है कि भाई कुछ चीज़ें, सूचनाएं, कुछ तथ्य हमने रट दिए और उन तथ्यों को परीक्षा में लिख दिया और अच्छे अंक भी प्राप्त कर दिए। दरअसल ये शिक्षा है नहीं, ये शिक्षा का एक पहलू जरूर है ना। सूचनाएं और तथ्यों का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है वो। जब तक वो सूचनाएं, तथ्य ज्ञान निर्माण में सहायक न हो, ज्ञान सृजन में सहायक न हो, तो मुझे लगता है कि वो अधूरी शिक्षा है। इधर नए जो दस्तावेज आए हैं शिक्षा के, उसमें एक शब्द ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज्ञान निर्माण और ज्ञान सृजन। पहले ज्ञान प्रदान करने वाली बात की जाती थी या ज्ञान प्राप्त करने वाली। इधर जो एनसीईआरटी
जो नया आया है 2005 में, तो उसमें ये बात कही गई है कि भाई शिक्षा ज्ञान सृजन करने की एक प्रक्रिया है। तो ज्ञान सृजन तभी हो सकता है जब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर तमाम चीज़ों का मिले, उसको अनुभव, उसके अवलोकन की क्षमता बढ़े, उसके चिंतन की क्षमता बढ़े, वर्गीकरण की, प्रयोग परीक्षण के अवसर उसको अधिक से अधिक मिले। तो ये सब मुझे लगता है कि जो हम ये अतिरिक्त गतिविधियां विद्यालय में करते हैं कक्षा कक्षी से बाहर, तो वो बहुत उपयोगी साबित होती हैं इसमें। तो एक तरह से हवा और प्रकाश का जैसा काम करती हैं। खाद पानी तो ठीक है, वो जरूरी है, वो एक ज्ञानात्मक आप उसको पहलू कह सकते हैं, लेकिन हवा और प्रकाश का जो एक वनस्पति के लिए महत्व होता है, वही पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का हमें लगता है, वो इसलिए वो बहुत जरूरी है। और बहुत बार आत्मविश्वास को बढ़ाने में बच्चे, बिल्कुल, क्योंकि बहुत आपने, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़ी हैं, आप खुद महसूस करते होंगे कि बच्चे कक्षा में उस तरह से नहीं खुल पाते हैं जितना वो इस अतिरिक्त गतिविधियों में खुलते हैं। तो डेवलप होता वो शिक्षक के साथ और नजदीकी महसूस करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ नजदीकी महसूस करते हैं, और उनको वहां पर ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है और रचनात्मकता के भी ज्यादा अवसर मिलते हैं मुझे लगता है इन गतिविधियों में। जबकि कक्षा कक्षा में तो वही है ना, जो हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया वो परीक्षा के लिए तैयार करने वाला, तो वहां पर रचनात्मकता के लिए बहुत अधिक अवसर नहीं है। वहां पर तो शिक्षक का ध्यान भी पूरी तरह से उस पाठ्य वस्तु पर होता है और बच्चे का भी होता है, और वो अंततः परीक्षा जो है ध्यान में होती है कि हमें परीक्षा के लिए बच्चे यही बात है कि बच्चे, अभिभावक, सब लोग नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं जी आज के समय पर, वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ नहीं देख रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, और इसी के चलते जो हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चा एक रोबोट या मशीन बन रहा है और उसकी संवेदनाएं लगभग खत्म होते जा रही हैं। वो एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जा रहा है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमने उसको इतना ज्यादा एक दिशा में मोड़ दिया है। उसको उसके जीवन का, एक तरह से विद्यार्थी जीवन का परम लक्ष्य अच्छे अंक प्राप्त करना हो गया, और इसने बच्चों में मूल्य के स्तर पर बहुत नुकसान पहुंचाया है। मूल्यों की कमी हो, मूल्य कम हो गए। वो जो सहयोग के साथ समूह में आगे बढ़ने का, एक दूसरे को समझने का, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब होड़ है वो गई है कि कैसे मैं अपने साथी से आगे बढ़ूं। और वो केवल स्कूल स्तर पर नहीं है, पूरे समाज के स्तर पर भी वो आ गई है। एक व्यक्तिवाद हावी होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन अंकों के अभिभावकों को भी शर्म होती है सर, संकोच होता है, झिझक होता है अगर उनका बच्चा जो है वो पढ़ाई में पिछड़ जाता है। बिल्कुल, तो वो भी कहीं ना कहीं उन पर प्रेशराइज माहौल बनता है। वो एक प्रेस्टीज का मामला बन गया है। यदि मेरा बच्चा अच्छे अंक नहीं प्राप्त करता है तो मुझे एक शर्मिंदगी जैसी महसूस होने लगी है, और मैं अपनी उस शर्मिंदगी को या अपनी महत्वाकांक्षा को बच्चे के ऊपर थोपने लगता हूँ। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि बच्चे का जो बचपन है, जो इसको पूरा जीना चाहिए था, जो आनंद के साथ उसको सीखना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। दरअसल सीखना तो हो ही नहीं रहा है, ये तो रटना है। दरअसल सीखने में तो बच्चा तब तक नहीं सीख सकता है जब तक वो अपने माहौल में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है और उनको बहुत नज़दीक से देखता नहीं है, उस पर नए तरीके से विचार नहीं करता है, तब तो वो सीख नहीं सकता है। वो रट जरूर लेता है। सीखना तो एक तरह से व्यवहार में परिवर्तन है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे बहुत सारे युवा जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के सामने हार जाते हैं। वो उनसे नहीं लड़ पाते, उनको समझ में नहीं आता है कि इसका कैसे हम सामना करें, क्योंकि उस तरह के जो स्किल हैं, उस तरह का कौशल वो तो उनके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाया। वो तभी डेवलप होगा जब उनको खुद करने की स्वतंत्रता मिलेगी, चीजों से वो मुठभेड़ करेंगे, उनके सामने विद्यार्थी जीवन में इस तरह की चुनौतियां होंगी। अब चुनौतियां तो नहीं, आज तो हर चीज रेडीमेड हो गई है। सही बात है। आप देखिए वो जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते क्या है, वो उन्होंने या तो यूट्यूब से ले लेना है या गूगल से ले लेना है या फिर रिफ्रेशर से ले लेना है, और रेडीमेड उत्तर है उसको उन्होंने याद कर देना और परीक्षा में लिख देना। अगर जैसे उनको फाइल वर्क दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी दी जाती है, तो पहले के टाइम पर बच्चे क्या करते थे, वो अपना माइंड यूज करके या इधर उधर से डेटास कलेक्ट कर उस नॉलेज को गेन करते थे। लेकिन
लेकिन आज के टाइम पर बच्चे सीधे गूगल पे सर्च करते हैं और उनको इंटरनेट पे तमाम जानकारी है, उनको बस कॉपी पेस्ट करके वो लिखना है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे। तो दिमाग डेवलप कैसे होगा? जो ज्ञान सृजन की प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी ना, जो यहाँ से शुरू होती है, पहले हम किसी चीज़ को बहुत नज़दीकी से देखते हैं, फिर उन चीज़ों पर वर्गीकृत करते हैं, फिर उनके समानताएं असमानताएं देख रहे होते हैं, फिर उसी तरह की दूसरी चीज़ों को खोज रहे होते हैं, फिर उनके साथ प्रयोग परीक्षण कर रहे होते हैं और अंत में फिर उसका विश्लेषण करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं और तब हमारे ज्ञान का सृजन हो रहा होता है। लेकिन ये प्रक्रिया तो अब है ही नहीं, अब रेडीमेड है और आपने उसको उतार लिया और सामने रख दिया और उसमें अच्छे अंक आपको मिल गए तो आप खुश हो गए। लेकिन जो एक्चुअल में ज्ञान सृजन होना चाहिए था वो तो आपने किया ही नहीं। आपने तो केवल रटा है, आपने सूचनाएं और तथ्य रट दिए हैं, ज्ञान का सृजन नहीं किया है। ज्ञान तो एक अलग तरह की चीज है ना, उसका तो सृजन किया जाता है, वो कहीं से प्राप्त नहीं होता है। और इसीलिए पाउलो फ्रेरे इस बारे में कहते थे कि जो हमारे पूरा शिक्षा का सिस्टम है वो एक तरह से बैंकिंग प्रणाली के अनुसार चलता है। उसमें जो शिक्षक होता है वो जमा करता होता है और बच्चे का मस्तिष्क जो है बैंक होता है, वो उसमें लगातार सूचनाएं और तथ्य ठूंसते जा रहा है, ठूंसते जा रहा है। एक थॉट मुझे यहाँ से याद आया, वी आर ड्रॉनिंग इन इंफॉर्मेशन बट स्टार्विंग फॉर नॉलेज। ज्ञान के लिए हम तरस रहे हैं, सूचनाओं के सागर में हम डूब रहे हैं। बहुत सही बात है जी सर। दीवार पत्रिका एक बहुत ही दिलचस्प पहल है जो आपके द्वारा शुरू की गई है बच्चों के अंदर रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो ज़रा हमें बताइए कि ये दीवार पत्रिका का ये जो आंदोलन है ये कैसे शुरू हुआ? हाँ, दरअसल मैं लगभग 2000 के आसपास प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत था उस समय। तो उस समय जो प्रशिक्षण चलते थे उनमें एक कॉन्सेप्ट बाल अखबार का था और बाल अखबार में हम लोग क्या करते थे कि ट्रेनिंग के दौरान तमाम तरह के समाचारों को इकट्ठा करके, रचनाओं को इकट्ठा करके एक चार्ट पेपर में लिखते थे उनको और फिर उसको दीवार पे चस्पा किया जाता था। तो इसको करते करते मुझे उसमें कुछ लगा कि भाई इसमें संशोधन की ज़रूरत है और तो फिर हमने उसको काफ़ी दूसरे फॉर्म में निकालना शुरू किया। एक तो चार्ट, 2-3 चार्टों को मिलाकर हमने उसको किया। उससे पहले जैसे रोलर बोर्ड का इस्तेमाल किया, फिर कपड़े पर हमने एक लंबे कपड़े में चीज़ों को टांकना शुरू किया। तो धीरे धीरे इस पर सुधार करते करते हम जो अभी फॉर्म, जिस फॉर्म में दीवार पत्रिका निकाल रही है वहाँ तक पहुँचे। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई और इसको नहीं कर रहा था। विभिन्न विश्वविद्यालयों में बहुत सारे युवाओं के, छात्रों के समूह जो हैं दीवार पत्रिकाएं निकालते रहे हैं, वॉल मैगजीन के नाम से, कहीं भित्ति पत्रिका के नाम से। लेकिन हमने इसमें एक जो काम किया, एक तो हमने इसको अभियान के रूप में और दूसरा इसको प्राथमिक स्तर तक हम इसको लाए और इसके साथ हमने पाठ्यक्रम को भी जोड़ा। अब ये एक पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप नहीं है हमारे विद्यालय में। अब ये एक पाठ्य जो वस्तु है उसको रोचक, आनंददायी और प्रभावशाली बनाने का एक तरीका है और कक्षा शिक्षण का एक हिस्सा इसको हमने बनाया है। यदि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो वो हिंदी पढ़ाने का एक टूल बन जाता है। यदि मैं गणित पढ़ा रहा हूँ तो वो गणित के भी माध्यम हो सकता है। इस तरह से सामाजिक विज्ञान में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल दीवार पत्रिका को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन है। लोगों को लगता है कि भाई दीवार पत्रिका का मतलब कि कुछ चार्ट में कुछ सामग्री हस्तलिखित चिपका कर उसको दीवार में टांग देना है। दरअसल ये बहुत कम उसकी समझ में इसको कहूँगा। दरअसल ये कि पूरी प्रक्रिया है जी। सीखने और सिखाने की एक पूरी प्रक्रिया है जो उसके लिखने से लेकर उसके दीवार पर चिपकाने तक पूरी चलती है, उसके विमोचन तक चलती है और उसके जितने भी स्टेप हैं उस हर स्टेप पर बच्चा कोई न कोई दक्षता, कोई कौशल, कोई मूल्य सीख रहा होता है। और यदि इसको पूरी प्रक्रिया से गुजरकर हम नहीं करते हैं तो फिर वो केवल चार्ट मात्र रह जाता है। तो बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं लेकिन वो चार्ट मात्र तो उस पूरी प्रोसेस में बच्चे को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं वो। दरअसल ये अपने आप में एक पूरी पत्रिका ही है। तो इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होता है? लाइक एडिटर भी बच्चे ही होते हैं? जी।
वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम लिखने से लेकर लिखना, संपादन करना, उसका प्रबंधन करना, वो पूरा काम बच्चे करते हैं। उसमें बच्चों की ही टीम होती है, बच्चे ही लिख रहे होते हैं, बच्चे ही संपादन कर रहे होते हैं, बच्चे ही उस पूरे को तैयार करने के बाद भाई उसका विमोचन करना है तो उसके कार्यक्रम की तैयारी कर रहे होते हैं। वही तय करते हैं कि हमको किसको बुलाना है, किसको कैसे क्या क्या कार्यक्रम होगा। ये पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि जिसके हर चरण में कुछ न कुछ सीखना होता है। सही बच्चे केवल भाषाई दक्षता ही नहीं सीखते हैं या विषय वस्तु को ही नहीं पढ़ सीख रहे होते हैं, बल्कि वो इस दौरान आपस में मिलकर काम करने का एक वो होता है, सामूहिकता का भाव उनके अंदर पैदा होता है। जो मैं कह रहा था कि भाई प्रतियोगिता आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो प्रतियोगिता इतनी गलाकाट प्रतियोगिता में बदल गई है, लेकिन इसमें समूह में बच्चे काम कर रहे हैं और वो जो उपलब्धि है वो सबकी उपलब्धि है, वो किसी एक की नहीं है। दूसरा, जब कोई चीज भी तय होती है तो उसमें आपस में वो डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से पूरी उनकी आपस में बातचीत होती है। आप कोई तर्क रख रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं रख रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में बच्चा एक दूसरे को सुनने का जो धैर्य है और दूसरे के तर्कों को समझने का जो है, वो ऐसा नहीं है कि मेरी बात उसमें रखी जाए, बल्कि वो सुनते हैं और उसके तर्क देते हैं। भाई यदि जैसे हम उसके नामकरण से ही, अब आप यदि हम दीवार पत्रिका का नाम रखते हैं कि उसका नाम क्या होगा, जैसे हर अखबार का, हर पत्रिका का नाम होता है, तो उसी तरह से दीवार पत्रिका का भी कोई ना कोई नाम, और ये नाम भी बच्चे ही रखते हैं और वो समूह उसको तय करता है कि भाई क्या होना चाहिए। आपने कहा इसका बाल वाटिका होना चाहिए, दूसरे ने कहा कल्पना होनी चाहिए, तीसरे ने कहा उमंग होना चाहिए, और फिर उसमें हम कहते हैं कि भाई अब आप बताइए आपने बाल वाटिका क्यों रखा है इसका नाम, या आप उमंग क्यों रखना चाहते हैं, या आप कल्पना क्यों रखना चाहते हैं। तो बच्चा यहाँ पर भी चिंतन करता है कि क्यों, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है कि वो समझ में आता है कि भाई किसी चीज का नाम जो है यूं ही नहीं रख दिया जाता है, उसके पीछे कोई एक भाव होता है, एक विचार होता है। तो उस भाव और विचार, जैसे जब कल्पना रखा मेरे बच्चों ने अपनी दीवार पत्रिका का नाम, तो मैंने पूछा उनसे, भाई आपने इसका कल्पना क्यों रखना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर इसमें जो है हम बच्चों की तमाम तरह की कल्पनाओं को स्थान देंगे, वो कल्पनाओं की उड़ान इसके माध्यम से भरेंगे, इसलिए हम इसको कल्पना नाम दे रहे हैं। तो एक कोई तर्क है, वो यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है। तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया जब चलती है, उसको तैयार करना है, उसमें तमाम, कोई जो चित्र बनाना जानता है वो उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी ड्राइंग कर रहा है, उसके नाम को बहुत अच्छी तरह से लिख रहा है। जो लिखना जानता है वो अपनी कोई कहानी लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई अन्य विधाओं में लिख रहा है। इसी तरह से फिर वो सब सामग्री इकट्ठी होगी तो अब संपादन का वो चरण शुरू होता है। तो उसमें जब बच्चे ही बच्चों का संपादन कर रहे होते हैं तो वो अपने दोस्तों से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यदि आपकी रचना में थोड़ा कमी लग रही है तो उसका बड़ा भाई या वो कोई सीनियर उसको बता रहा होता है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर वो संपादन के गुरु भी सीख रहा हो रहा है। वो देख रहा है कि भाई कोई चीज यदि हम संपादित कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे एक अच्छी रचना क्या होती है ना, अच्छी कहानी बनी है नहीं बनी है, या अच्छी कविता है नहीं है, या अन्य विधाओं में। तो इस दौरान वो संपादन के गुरु सीखने के साथ साथ उन विधाओं की गहराई में भी उतर रहा होता है। वो लेखन में तो ठीक है, वो अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, यहाँ पर वो विधाओं की पहचान भी कर रहा है, उसमें क्या होना चाहिए क्या। अब इसमें हम एक चीज और करते हैं, जब कोई विधा बच्चे के समझ में नहीं आती है कि भाई पिछले दिनों संपादकीय के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, सर संपादकीय क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है। तो मैंने उनको कोई परिभाषा नहीं बताई संपादकीय की। मैंने कहा कि भैया ये हैं, ये बाल हंस है, ये चंपक है, ये नंदन है, आप इनके संपादकीय पढ़िए। आप एक पढ़िए, दो पढ़िए, चार पढ़िए, और इस पूरी प्रक्रिया में उनके समझ में खुद आने लगता है कि अच्छा इस तरह से लिखी जाती है संपादकीय, या संपादकीय का मतलब ये होता है। बच्चा उस विधा को करके सीख रहा होता है। या उसको यात्रा वृत्तांत लिखना है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, मैं उसको एक अच्छा सा यात्रा वृत्तांत पढ़ने के लिए दूंगा। तो यहाँ पर एक चीज और क्या हो रही है, देखिए वो लिखने के साथ साथ पढ़ भी रहा है। अब पढ़ने की ओर भी उसको हम ले जा रहे हैं, वो धीरे धीरे उसकी आदत विकसित है। अब होता क्या है, बच्चे सोद्देश्य करते हैं कोई भी काम ना। यदि आप उनको यूं ही कोई काम कराओगे तो उनको मजा नहीं आएगा। यदि उसके साथ कोई उद्देश्य है, तात्कालिक कोई उद्देश्य जोड़ दिया है आपने, अब उनको यहाँ पर जो पढ़ना है वो दीवार पत्रिका के लिए कोई रचना तैयार करनी है, इसके लिए पढ़ना है, तो इस कारण से उनका मन भी लगता है। अन्यथा वो संपादकीय आप उनको पढ़ा दीजिए, वो नहीं पढ़ेंगे। अब उनको संपादकीय लिखना है तो वो पढ़ रहे हैं, है ना, उनको संस्मरण लिखना है तो वो संस्मरण पढ़ रहे हैं।
और इस पढ़ने के दौरान ही उनमें रुचि पैदा होती है, फिर उनको आनंद आने लगता है। अरे ये तो बड़ा मजा आ रहा है इस कहानी को, या इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हुए उनको बड़ा आनंद आया। वो फिर दूसरे यात्रा वृत्तांत ढूंढ रहे हैं, दूसरी किताबें यात्रा वृत्तांत की ढूंढ रहे हैं, या वो कह रहे हैं सर हमें संस्मरण और पढ़ने के लिए दीजिए। तो ये पढ़ने लिखने का पूरा एक साथ ये काम चल रहा होता है। और इसमें साथ ही क्या होता है कि जब बच्चे लिख रहे होते हैं, बच्चों की रचनाएं होती हैं, तो बच्चों के स्तर की भी होती हैं, तो दूसरे बच्चे जब उसको पढ़ते हैं तो उनके जल्दी समझ में आता है। जी, उनके द्वारा उसमें लिखी हुई बात दूसरे बच्चों को ज्यादा कन्वे करती है, ज्यादा संप्रेषित होती है ना। वो बिल्कुल एकदम आम बोलचाल की भाषा में है, बहुत क्लिष्ट शब्द नहीं है ना, वो एकदम पकड़ लेते हैं। इसी तरह से उसमें यदि हम सामान्य ज्ञान के तथ्य दे रहे हैं तो दीवार में लगी है पत्रिका, आए इधर उधर जाते हुए बच्चे उसमें नजर मार रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको याद भी हो जाता है। जैसे सूचनाएं या तथ्य हमें याद भी कराने हैं, तो उसका एक रोचक तरीका हो गया। उसको हमने रटने के लिए नहीं दिया, घर के लिए लर्न करो नहीं कह रहे हैं, वो लगा है, वो अपने आप वहां पर जा रहा है और अपने आप पढ़ रहा है और कुछ चीजें उसमें से लर्न कर रहा है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, इसमें वो लिखना भी सीख रहा है, संपादन करना भी। अब अगला चरण देखिए, जब वो प्रबंधन के स्तर पर आता है, अब क्योंकि तैयार होगी पत्रिका, अब हमने उसमें एक लोकार्पण या विमोचन का एक कार्यक्रम रखते हैं। तो अब इस विमोचन में भैया कौन अध्यक्षता करेगा, किसको हम मुख्य अतिथि बनाएं और कौन उस कार्यक्रम का संचालन करेगा। मासिक होता है सर? जी, ये अलग अलग तरह से पाक्षिक भी रखते हैं, मासिक भी होता है, 3 महीने, जैसी जहाँ परिस्थितियां हैं। जैसे अब हमने तो इधर ये शुरू किया है कि हर कक्षा की अपनी एक पत्रिका। जैसे मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ तो मैंने सामाजिक विज्ञान की एक दीवार पत्रिका शुरू की है, और ऐसे ही एक पूरे स्कूल की दीवार पत्रिका होगी। तो ये वहाँ की क्षमताओं पर डिपेंड करता है, बच्चों की इच्छा पर। यहाँ हम उसको थोपते नहीं है, दरअसल ये हमारी कोशिश रहती है कि बच्चे उसको बोझ न समझें, बच्चे उसको आनंद के साथ करें, उनको मजा आया उसको करते हुए। ये हमारी कोशिश ज्यादा रहती है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा उनको लाने में समय लगता ही है उस रूट। एक ही टाइम पर बच्चों के अंदर कितनी सारी क्वालिटीज डेवलप हो रही है, उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना डेवलप हो रही है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप हो रही है, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, वो तो आप अलग ही छोड़ दीजिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है, और ऐसा ही सारे स्कूल्स में और बाकी टीचर्स ने भी इसको फॉलो अप करना चाहिए। ये एक अच्छी बात ये है कि अभी देश में लगभग 1000 से भी अधिक स्कूलों में दीवार पत्रिका निकल रही है, और हमारे लिए खुशी इस रूप में है कि यहाँ से जो हमने अभियान शुरू किया पिथौरागढ़ से, ये आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मतलब भले ही बहुत बड़ी संख्या में वहाँ नहीं भी होंगे, तो कुछ जो है, और आए दिनों कोई ना कोई इसके बारे में जानना चाहता है और फिर अपने यहाँ शुरू करता है। और इसके जो परिणाम भी हमने देखे हैं, हमने ये पाया है कि जो भी बच्चे दीवार पत्रिका के संपादक मंडल से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, उनकी जो आप एकेडमिक संप्राप्ति कहिए, तो वहां पर वो भी पीछे नहीं रहते। वहां पर बहुत अच्छा, ये शीतल भट्ट का मैं जिक्र कर रहे थे हम, तो शीतल भट्ट दीवार पत्रिका से लगातार 4 साल तक जुड़ी रही जी। और उसका ही परिणाम हुआ कि उन्होंने इंटर में एक अच्छी परसेंटेज, और ये केवल मेरे विद्यालय की बात है, अन्य विद्यालयों के अनुभव भी हमें ये सिखाते हैं, बताते हैं। पढ़ने लिखने का कौशल वहीं से डेवलप हो रहा है बच्चों के अंदर। बल्कि शुरू में जब हमने लिखना शुरू किया, जब 9th में बच्चे आए, तो बच्चे मुश्किल से 2-3 पंक्तियां लिख पाते थे अपने मन से ना जी। याद किया हो तो लिख लेते थे, ऐसा कुछ नहीं, उनकी भाषा भी ठीक थी, लेकिन जहाँ मौलिक अभिव्यक्ति की बात है वो बहुत कम था। उनके अंदर अपने भावों को, अपने विचारों को या अपने इंद्रिय बोध को व्यक्त करना उनके लिए थोड़ा कठिन होता था। तो जब इस प्रैक्टिस में वो आए, तो धीरे धीरे 2 साल के अंदर मैंने पाया कि जो बच्चे 2-3 लाइन से आगे नहीं बढ़ पाते थे, अब वो 2-3-4 पेज किसी भी विषय पर उनको आप देंगे तो लिखने के लिए तैयार है। भले ही वो बहुत कितना सही होगा गलत होगा ये दूसरा पहलू, लेकिन वो अपने को अभिव्यक्त जरूर कर लेंगे। वो टूटी फूटी भाषा में ही हो, भले उसमें आंचलिक शब्द भी होंगे, अंग्रेजी भी होगा, सब मिला जुला होगा, लेकिन वो अपने को। सर मुझे ये लगता है ना, विचारों की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को अभिव्यक्त करना भी आना चाहिए। वही ज्ञान सृजन की जो हम बात कर रहे थे, उसका जो अंतिम चरण है वो निष्कर्ष को दूसरों तक पहुंचाना। एग्जैक्टली, वो कहता है कि वो पहुंचेगा और उसकी फिर जांच होगी, वो जो दूसरे तक आप अपने विचार पहुंचा रहे हैं, अब उसकी परीक्षण वो करेंगे कि भाई वो यदि फिर सार्वभौमिक हो जाता है तो अंततः वही ज्ञान है, कहते हैं। तो वो तो बहुत जरूरी है, और जो हमारी शिक्षा नहीं कर पा रही है,
मैंने तो बार बार अनुभव किया कि बहुत सारे लोग अच्छी शिक्षा, मतलब MA हिंदी से करने वाले लोग, बहुत बार उनको यदि कोई पत्र लिखना होता है या कोई एप्लीकेशन लिखनी होती है ना, उसमें वो इसमें क्या लिखें, कैसे लिखें, जैसे प्रश्न करते हैं, जबकि उनके सामने ये प्रश्न होने ही नहीं चाहिए थे। आप तो हिंदी से MA हैं भाई, मास्टर हैं हिंदी में, अब आपको ऐसी कैसी कठिनाई आ रही है? तो इसका मतलब हम वो डेवलप ही नहीं कर पाए, वो कौशल, वो दक्षता तो उनके अंदर विकसित ही नहीं हो पाई। सही बात है। और ये हर विषय के साथ इसी तरह का है जी। भाई, सामाजिक विज्ञान बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको अभी भी अपने समाज की समझ नहीं है, समाज को देखने का नजरिया ही डेवलप नहीं हो पाया है उनका। तो क्या सामाजिक विज्ञान, वो रट लिए, उसने तथ्य रट लिए, उसने अमुक युद्ध कब हुआ या अमुक राजा कहाँ था, क्या था, वो सब पढ़ लिया। लेकिन अब उस ज्ञान को अपने समाज में, अपने जीवन में या समाज को और आगे ले जाने के लिए कैसे आप यूज करेंगे? सही वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो तो डेवलप हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए देखिए, हम हमेशा जो है जो राजनीतिक पार्टियों के फॉलोवर ही ज्यादा तैयार कर रहे हैं। आप देखो, कोई किसी का झंडा पकड़ रहा है, कोई किसी का झंडा पकड़ रहा है, और सब दौड़ लगा रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि वो सामने वाला जो हमको कह रहा है वो कितना सही कह रहा है, गलत कह रहा है, कितना गलत है ना, या चैनल जिस तरह से हमको बता रहे हैं, हम उसमें बहक जा रहे हैं और मान ले रहे हैं कि हम चैनल अपने माइंड का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो तो डेवलप ही नहीं हो पाया ना। हमको तो एक तरह से अनुयायी बना दिया गया ना, हमें खोजकर्ता नहीं बना पाए। हम बच्चों को अनुयायी बनाया हमने, जिसने किसी बड़े ने कह दिया या किसी ऐसे माध्यम से हम तक कोई सूचना या ज्ञान पहुंच रहा है, हमने उसको मान लिया, हमने उस पर प्रश्न तो किया ही नहीं। जबकि ज्ञान तो प्रश्न से ही पैदा होता है। शिक्षा जो होती है ना, वो आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग को क्रिएट करती है कि आप अपने सेंसेस का यूज करके लॉजिक लगा सको कि क्या सही है और क्या गलत है। असली शिक्षा तो यही है जो, यदि हम शिक्षा के तमाम दर्शन को पढ़ें तो वो तो हर जगह यही बात कहते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। और उसका कारण मुझे यही लगता है कि भाई शिक्षा एकदम नौकरी तक सीमित हो गई है ना। पढ़ना क्यों है? एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, ऐसी नौकरी जिसमें हम बैठ कर आराम से वो कर सकें, खूब पैसा कमा सकें। जबकि शिक्षा तो जीवन के लिए होनी चाहिए थी ना, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए शिक्षा होनी चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए होनी चाहिए। एक्चुअल में तो वही है उसका उद्देश्य, तमाम दस्तावेज तो यही कहते हैं, लेकिन वो बहुत संकुचित उसमें आ जाती है ना। तो उससे क्या दिख रहे हैं समाज में भी हमें उसके परिणाम।